Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, the students of class 12th. I hope you are all doing very well. So students, we have done some stories from the Flamingo book. So today in this video lesson I am going to teach you a new story from the Vistas book, that is The Enemy, which was written by an American writer, Paul S. Buck. So before coming to the story, let me know something about the writer, that is Paul S. Buck. So Paul S. Buck यानी कि 26 जून 1892 को पैदा हुआ था, मार्च 6 1973 को डेथ हुई थी इसका। ये एक क्या था, लेडी राइटर था, आल्सो नोन बाय हर चाइनीज़ नेम सिया जेंजू, यानी कि चाइनीज़ नाम से भी जाने जाते थे। वो एक अमेरिकन राइटर और नॉवेलिस्ट था। इज़ द डॉटर ऑफ मिशनरीज, बक स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिफोर 1934 इन चाइना, इन जिनजियांग चाइना, यानी कि उसने अपना चाइल्डहुड जो है चाइना में स्पेंड किया था। बहुत सारे उसने नॉवेल्स लिखे थे, उनमें से जैसे कि एक नॉवल है द गुड अर्थ वाज द बेस्ट सेलिंग फिक्शन बुक इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1931 और 32 में बेस्ट सेलिंग बुक था फिक्शन का। उसने द गुड अर्थ जो है एक नॉवल लिखी थी, वो जो है काफ़ी सेल हुआ था एंड वॉन, उसको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था 1932 में। और 1938 में उसको लिटरेचर में अवार्ड मिला था, नोबेल पीस इन लिटरेचर, यानी कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, फॉर हर रिच एंड ट्रूली एपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीजन लाइफ इन चाइना। उसने पीजन लाइफ इन चाइना लिखा था, उस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड फॉर हर बायोलॉजिकल मास्टरपीस, और कुछ बायोलॉजिकल मास्टरपीस भी उसने लिखा था, इसीलिए शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। वो फर्स्ट अमेरिकन वुमेन था जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। सो स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है काफ़ी मतलब लॉन्ग स्टोरी होगा। तो इस स्टोरी में मेन पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। मेन कैरेक्टर होगा मतलब एक जापानीज़ डॉक्टर होगा, वो जो होगा मेन प्रोटैगनिस्ट, यानी कि मेन हीरो ऑफ द स्टोरी। और इसके वाइफ होगी हन्ना नाम की, और उनके घर में 2-3 सर्वेंट्स होंगे, जैसे कि यूमी एक बच्चों की टेक केयर करने वाली, एक गार्डनर होगा, और बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, और एक जनरल होगा, ओल्ड जनरल, और एक अमेरिकन होगा, एक अमेरिकन यंग बॉय, यंग मैन, जिसको हम कहेंगे टॉम। तो मेनली जो है 5-6-7 कैरेक्टर्स इस स्टोरी में होंगे। तो बिफोर कमिंग टू द स्टोरी, हमें पढ़ते हैं कि ये स्टोरी जो है सेट किया गया है वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे क्या था कि अमेरिका और जापान एक दूसरे का दुश्मन हुआ करता था। तो इसीलिए इसका टाइटल भी द एनिमी, यानी कि दुश्मन रखा गया है। तो अमेरिका और जापान एक दूसरे का दुश्मन था। तो स्टोरी में थीम इस तरह से रखा गया है कि वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे क्या होता है कि एक अमेरिकन प्रिजनर होता है, कैदी, जो टॉम नाम से बाद में हम जानेंगे उसका नाम टॉम था। तो क्या होता है कि एक अमेरिकन प्रिजनर समंदर के किनारे जो है, समंदर के पानी उसको अपने साथ बहा कर लेके आते हैं। कहाँ पे, एक जापानीज़ डॉक्टर होता है, डॉक्टर सादाव, उनके घर के नीचे, क्योंकि डॉक्टर सादाव के घर जो है साहिल पे था, कोस्ट पे था, इसीलिए। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक डॉक्टर, यानी कि वो एक डॉक्टर था पेशे से, तो क्या वो मतलब एक डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट की, यानी कि उस आदमी की जान बचाएगा, या ऐसा पेट्रोटिक, यानी कि वो एक जापानीज़ भी था, तो वो मतलब ऐसा पेट्रोट जो है वो इस आदमी को आर्मी के हवाले करेंगे, या ऐसा डॉक्टर उसकी जान बचाएंगे, इसके बारे में जो है स्टोरी होगा। तो स्टोरी में यही दिखाया गया कि वो आदमी काफ़ी ज़ख्मी होता है, इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं या आर्मी को सौंपते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिफोर यू रीड
इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। तो ये वर्ल्ड वार के टाइम पे था, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे 1939 से लेकर 1945 के बीच का ये स्टोरी सेटअप किया गया है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor। तो एक अमेरिकन प्रिजनर होता है वो यानी कि क्या होता है, एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार यानी कि एक कैदी होता है जो जिसको समंदर जो है बहा कर अपने साथ लेके आते हैं इन डाइंग स्टेट में, यानी कि वो मरने की हालत में होता है, और एक जापानीज डॉक्टर के फुटस्टेप में, यानी कि जापानीज डॉक्टर के घर के नज़दीक जो है वहाँ तक इसको ले आते हैं समंदर के पानी। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रोल। क्या वो ऐसा डॉक्टर उसके लाइफ बचाएंगे, सेव करेंगे उसको, या उसको हैंड ओवर करेंगे एज अ पेट्रोल आर्मी को हैंड ओवर करेंगे एज अ पेट्रोल, या वो ऐसा डॉक्टर इसकी जान बचाएंगे। इसी के बारे में स्टोरी होगा। तो स्टोरी को हम शुरू करते हैं। डॉक्टर Sadav Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast, whereas a little boy he had often played। तो डॉक्टर सादाव होकीस का घर कहाँ पे था? जापानीज कोस्ट में, मतलब एक समंदर के साहिल पे उसका घर बनाया था। वैसे जहाँ पे वो जब एक लिटिल बॉय था, यानी कि बचपन से वो वहीं पे रहते थे और ही हैड ऑफन प्लेड, वहाँ पे खेला करते थे। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines। और उनका घर स्क्वायर स्टोन से बना था, यानी कि रॉक्स और स्टोन से बना था, और क्या था उसके घर के और सराउंडिंग में पाइन ट्री था, यानी कि जो कि बेंड हो चुका था, झुका हुआ पाइन ट्रीज था। ऐसा बॉय सादाब हैड क्लेम द पाइन। जब वो बॉयहुड स्टेज में था तो वो क्या करते थे, उन पाइन्स पे चढ़ते थे, क्लेम करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बैर फुट, वो नंगे पैर उन पे वहाँ पे मतलब उन पाइन ट्री पे चढ़ जाते थे। as he had seen men to do in the South Sea when they climb for coconut। क्योंकि उसने मतलब साउथ सी में देखा था कि जो मतलब साउथ सी में लोग क्या करते थे, कोकोनट के ट्री पे जो है क्लिम करते थे बैर फुट। इसी तरह वो भी क्या करते थे, पाइन ट्री पे क्लिम करते थे। उसके फादर क्या करते थे, हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज, यानी कि कुछ उसके फादर जो है उसको क्योंकि वो लोग समंदर के साहिल पे था, किनारे पे था, यानी कि समंदर के साहिल पे उनका घर था, तो आइलैंड भी उनको दिखाई देता था। तो हमेशा उसके फादर जो है उसको एक आइलैंड पे ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। तो वो हमेशा उसको यानी कि जब सादा बच्चे थे, एक लिटिल बॉय था, तो उसके फादर हमेशा ये बोलते थे कि दोस आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। तो दोस आइलैंड यॉन्डर यानी कि वो आइलैंड देखो, यानी कि उसको दिखाते थे कि देखो वो आइलैंड क्या है, जापानीज़ का स्टेपिंग स्टोन, यानी कि फ्यूचर के लिए ये क्या है, स्टेपिंग स्टोन, यानी कि सीढ़ी है, फ्यूचर का सीढ़ी है जापानीज़ लोगों के लिए। वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सादाब हैड आस्क्ड सीरियसली। तो सादाब जो है सीरियसली पूछते थे कि वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, तो उससे हमें मतलब स्टेप करके कहाँ जाना है, यानी कि वो क्या था, सीढ़ी था एक, मतलब स्टेपिंग स्टोन बोला था उसके फादर ने। तो वहाँ पे तो हम स्टेप करेंगे, फिर हम कहाँ कहाँ जाएंगे, सीरियसली पूछता था। हु नोस हिज फादर हैड आंसर, उसके फादर आंसर देते थे कि कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, किसने मतलब कौन मतलब फ्यूचर के बारे में लिमिट कर सकता है, यानी कि कौन बता सकता है फ्यूचर में ये होगा या ये होगा। इट डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक, ये हम पे ही डिपेंड है कि जो हम बनाएंगे, हम जैसा मतलब आज को बनाएंगे कल भी हमारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। सादाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। तो सादाव इन चीज़ों को जो उसके फादर कहा करते थे अपने दिमाग में रखते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, उसके फादर जो है एक सीरियस फादर था और कभी भी उसके साथ जोक नहीं किया था, और ना वो जोक भी नहीं करते थे और उसके साथ खेलते भी नहीं थे।
but who spent infinite pains upon him who was his only son। तो लेकिन क्या करते थे, उसको लेकर काफ़ी दुख दर्द जो है काफ़ी उसके लिए परेशान होते थे, यानी कि काफ़ी उसके लिए मेहनत करते थे, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था, दर्द सहते थे। सादाब न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सादाब जानते थे कि उसके फादर के लिए उसका एजुकेशन जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चीफ कंसर्न है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 sent for this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learn of surgery and medicine। इसीलिए उसके फादर ने क्या किया था, उसको वो जब 22 साल के थे तो उसको अमेरिका भेजा गया ताकि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में वो स्टडी कर सके, यानी कि डॉक्टर बन सके। ही हैड कम बैक एट 30, तो 30 साल पे यानी कि एट द एज ऑफ 30 जो है वो वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सादाब बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। तो उसके फादर के डेथ होने से पहले वो अगर जापान वापस आ चुके थे, और उसके फादर ने सिर्फ ये नहीं देखा कि वो एक फेमस सर्जन है, बल्कि ये भी देखा कि वो एक साइंटिस्ट भी है, यानी कि उसके फादर के डेथ से पहले वो एक फेमस सर्जन भी बना और एक साइंटिस्ट भी। क्योंकि वो क्या करते थे, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच पुट रेंडर वॉन्ट्स इंटायरली क्लीन। क्योंकि वो इस चीज़ पे डिस्कवर कर रहे थे कि मतलब रिसर्च कर रहे थे किस तरह से वोन्स को यानी कि ज़ख़म को जो है इंटायरली क्लीन करना है। इस चीज़ पर वो क्या कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे। ही हैड नॉट बीन सेंड अब्रॉड विद द ट्रूप्स, तो इसीलिए उसको ट्रूप्स के साथ यानी कि आर्मी के साथ बाहर नहीं भेजा, यानी कि फॉरेन नहीं भेजा, अब्रॉड नहीं भेजा। क्योंकि यहाँ पे ट्रूप्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे था। तो एज यूजल कि जहाँ भी वार होते हैं वहाँ पे मतलब डॉक्टर या नर्स जो है ट्रूप्स के साथ आर्मी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे जापानीज़ लोगों ने क्या किया, डॉक्टर सादाब को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया, क्योंकि मतलब कभी भी उनकी कंट्री को, क्योंकि वो एक फेमस डॉक्टर था इसीलिए वो रिसर्च भी कर रहे थे, एक साइंटिस्ट भी था, इसीलिए उसको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू देयर वाज some slight danger that the old general might need an operation for a condition which he was now being treated medically। तो और एक रीज़न क्या था कि उनके जापान में एक जनरल था, और जनरल तो उसको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकता था, इसीलिए उसको नहीं भेजा, जिसका वो अभी क्या कर रहे थे, मेडिकली ट्रीट कर रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सादाब वाज बीन केप्ट इन जापान, तो इसीलिए सादाब को जापान में रखा गया। तो इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़।